ठीक। चले तो एग्जाम कैसी गई आप लोगों की? ठीक ठाक गए? कितने ठीक गए? अच्छा चलो अच्छी बात है। तो पेपर तो हो गया अपना। अब थोड़ा सा अपन अपने जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ से अपने पास टाइम कितना है ना? 45 डेज भी नहीं है सपोज। 45 डेज पकड़ के चल लेते हैं। यहाँ पे अपने पास 45 डेज है। और अपने पास एक्चुअली 11th और 12th है ना? तो इसमें अपना एमएससीटी का मैक्सिमम सिलेबस 11 से आता है, 12 से आएगा? 12 से। ठीक है। तो इसमें कितना आता है? 80% आता है। और इधर में 20%। तो हम लोग ना अपना टारगेट ये है, क्योंकि अपन ने 12 को भी पढ़ के भी आए हैं। ठीक है। तो हम लोग पहले इसको टारगेट करेंगे कि ये अपना अच्छा बन जाए। फिर इसमें से जो मेन मेन टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग है, ऐसे लेसन। हाँ। तो हम लोग अपना टारगेट इसको बनाते हैं पहले 80% को। तो हम लोग इसी से जो अपने 12 के लेसन है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है। अब कौन से लेसन आते हैं? सॉलिड स्टेट आता है। ठीक है। सॉल्यूशन आ जाएगा। या इक्विलिब्रियम में ओनली आयनिक है अपने पास, है ना? आयनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद में थर्मो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, एक काइनेटिक काइनेटिक। हाँ, काइनेमेटिक अलग चीज है, काइनेटिक अलग चीज है। ये मिक्स मत करो फिजिक्स मैथ को। मैथ में है ना? फिजिक्स में, फिजिक्स में। ओके, काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक। ये हो गया अपने प्योरली फिजिकल के लेसन, 1 2 3 4 5 लेसन। ये इंपॉर्टेंट लेसन रहेंगे अपने लिए। उसके बाद फिर कौन से लेसन है? फिर इनऑर्गेनिक के लेसन अपने पास। कौन से लेसन है? डी एन एफ ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एंड देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये भी अच्छा लेसन है एक। ठीक है। ये तीन अपने पास इनऑर्गेनिक के लेसन है। दिस वन इज अबाउट इन फिजिकल के लेसन है, इनऑर्गेनिक के लेसन है। और ऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के या अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट होता है ना? अल्काइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड है, हैलोजन है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है। ठीक। अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड अमाइन। ये अपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लेसन है। ये फिजिकल हो गया, ये इनऑर्गेनिक हो गया, और ये अपना ऑर्गेनिक हो गया। अब इसके बाद में भी कुछ और लेसन है जो हम लोग ऑर्गेनिक में कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअली ऑर्गेनिक के नहीं है। वो अप्लाइड केमिस्ट्री बोल सकते हैं उसको। एक तो लेसन है बायोकेमिस्ट्री का, बायोमोलिकुल्स। ग्रीन केमिस्ट्री भी है, बट उससे पहले भी और दो लेसन। पॉलीमर है। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, एंड लास्ट में एक छोटा सा लेसन है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ऐसा अपना रहेगा। अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे वन स्टेप बाय स्टेप जाते हुए। ठीक है। अब यहाँ तक अपने को जाना है तो अपने को वो स्पीड से जाना नहीं पड़ेगा, थोड़ी अपनी स्पीड रहेंगी। ठीक है। घर पे से आपको रिकॉल करके आना है एक एक लेसन। जैसे अपन आज सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो आज आज जाके आप सॉलिड स्टेट को रिकॉल करके आना, तो कल भी इसको कवर कर लेंगे। अब इसमें वेटेज जो चैप्टर है अच्छे वेटेज वाले ये है, फिजिकल के लेसन है थर्मो और इलेक्ट्रो। ठीक है। वही वही वैसे ही जो अपने लिए वेटेज वाले लेसन रहेंगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा लेसन डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक बेकार लेसन है, अपने को पता है, वो कुछ चीज़ अच्छी है उसके। कॉम्प्लेक्स अपना अच्छा कवर हो सकता। ठीक है। ये इसका स्कोरिंग हो जाएगा। पी ब्लॉक में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ कुछ कवर कर लेंगे, बहुत सारी चीजें नहीं कवर कर सकते पी ब्लॉक की। डी ब्लॉक की कवर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को ये कर सकते हैं। अपने लिए ऑर्गेनिक भी अच्छा स्कोरिंग है। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस वगैरह ले लो, इनऑर्गेनिक की ये डी और को ये ले लो, है ना? और फिर अपना थोड़ा सा मैथ पढ़ रहने से थोड़ा सा इस पे भी आ जाता है, तो सभी का थोड़ा थोड़ा वेटेज रहेगा। चलो तो अपन एक एक लेसन स्टार्ट करते हैं।
तो पहले स्टार्ट किससे करें? सॉलिड से चले। चल, सॉलिड एक अच्छा लेसन है ना, बढ़िया सा लेसन है। जब भी कभी अपन पूछते हैं कि पढ़ाई कौन सी क्या चल रही है अभी, है ना, 12 के एग्जाम के पहले पूछे किसी को भी कि पढ़ाई क्या चल रही है, तो बोलता सर बस सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दियो, है ना, मतलब स्टार्टिंग भी हो गई और पता चल गया कि लेसन ईजी है, तो ये मजा भी आती है इसमें। तो सॉलिड स्टेट तो सॉलिड स्टेट के दो थ्री टाइप्स है। कौन से हैं? एक तो सॉलिड है, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसको भी हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। बट इस गैस को क्या करेंगे तो लिक्विड में जाएगा? कूलिंग करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो हीटिंग किया अपन ने, अब यहां से उसमें से हीटिंग माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस गए। अभी तक अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया था, अब टेम्परेचर कम कर दूंगे। प्रेशर से भी बन सकता है, लिक्विड से गैस जाना है तो प्रेशर अप्लाई करो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट बताओ कि भाई ये पॉइंट्स होते हैं सॉलिड में, है ना। या रेगुलर शेप होता है, शेप है, साइज है, इसका पर्टिकुलर डेफिनेट शेप होता है, इसकी डेंसिटी जो होती है बहुत हाई होती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या ये, बट ये ऑलवेज होता है कि सॉलिड, कोई भी सॉलिड है और वो लिक्विड है, तो लिक्विड सॉलिड की डेंसिटी मोर होती है लिक्विड से। बट कुछ ऐसे केसेस जहां पे लिक्विड की डेंसिटी मोर होंगी सॉलिड से, सॉलिड लेस डेंसर होगा, ऐसा कोई एग्जांपल है? ऐसे इस पे पूछेगा एक्सेप्ट। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, थोड़ा पानी देना तो। पानी तो है ही नहीं सर, है ना, वाटर, आइस एंड वाटर। आइस जो है सॉलिड है, वाटर जो है लिक्विड है, बट स्टिल कौन फ्लोट कर रहा है और कौन कहां पर है? आइस फ्लोट कर रहा है, तो आइस की डेंसिटी क्या हुई? कम होगी ना। बट होना क्या चाहिए था कि लिक्विड की डेंसिटी कम होती है आइस से, सॉलिड से, तो आइस की डेंसिटी मोर होनी चाहिए थी। बट होता कैसे, जैसे अगर आइस बन रहा है तो आइस तो ऊपर बनेगा पानी के, यहाँ पे आइस बनने लग जाएगा, राइट, और नीचे में लिक्विड रह जाता है वो, जो आइस बनेगा ऊपर ही आ जाता है। इसका इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कि अगर ऐसा नहीं होता, कि इसके अपोजिट होता कि सॉलिड की डेंसिटी मोर है, आइस बनता और वो नीचे चल जाता, तो धीरे धीरे सारा आइस, सारा वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता और एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती। बट ऐसा एक्चुअली नहीं हो रहा है, तो इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब यहाँ पर एक्सेप्ट, एक तो अपने पास आइस है, दूसरा एग्जाम्पल है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी तो वाटर पे फ्लोट करता है, और एग्जाम्पल है वुड, है ना, तो उसमें से आइस। बट क्वेश्चन ये है कि आइस वाटर पे फ्लोट क्यों करता है? यस, उसमें वैकेंसी रहती है उसमें, यानी बीच बीच में ऐसे होल्स रहते हैं। ओके, अब अपने पास सॉलिड की भी टाइप्स है। दिस सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। और क्या है ना कि एमएससीडी के लिए हमें कुछ नहीं, हमें अपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत बढ़िया है, उसको पढ़ना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके जैसे क्वेश्चन अपने को रहने वाले हैं। एमएससीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाने का, और अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने का, टेक्स्ट बुक को ही नोट्स बनाओ अपने। हाँ, तो सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कौन से? एक होता है एमोफस, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। तो एमोफस किसको बोलते हैं? इरेगुलर शेप। और क्रिस्टलाइन, इसमें होते हैं क्रिस्टल्स, इसमें जिसमें क्रिस्टल्स बनेंगे वो क्रिस्टलाइन। तो क्या एमोरफस में क्रिस्टल बनते हैं? एमोरफस में क्रिस्टल बनते हैं, बट वो बिगड़ जाते, यानी टूट जाते, ब्रेक हो जाते। बट क्रिस्टलाइन में क्रिस्टल बनते भी है और रहते भी है। तो करके इसमें जो है एक ऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें कौन सा ऑर्डर है? और इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का मीनिंग क्या है? इसमें ऑर्डर तो दोनों भी है, देखिए ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, करके तो सॉलिड है। ऑर्डर नहीं रहता तो लिक्विड या फिर गैस होता। ऑर्डर अरेंजमेंट है। बट इसमें कैसा है कि कंटिन्यू, एक अरेंजमेंट बनी है तो वो कंटिन्यू रहेंगी। बट इसके केस में वो अरेंजमेंट थोड़ी देर तक रहेंगी, फिर डिस्टर्ब हो जाएंगी, फिर इरेगुलर रहेंगे, अगेन थोड़ी देर तक रहेंगे, फिर डिस्टर्ब रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दिस वन इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दोनों में से ट्रू सॉलिड कौन सा है? क्रिस्टलाइन जो है दिस वन इज ट्रू सॉलिड, और उसको क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड, और एक नाम है। ये सॉलिड तो है, बट इसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये सॉलिड फ्लो करता है क्या? सॉलिड फ्लो करता है क्या? नहीं करता है। बट यहाँ पे कैसा होता है कि ये जो सॉलिड है, जैसे कि ग्लास अगर देखेंगे अपन, तो उसकी जो थिकनेस है ना, आफ्टर ईयर्स वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसका मीनिंग पता चला कि उसकी जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा सा फ्लो करते हैं। दैट मीन्स ये फ्लो कर रहा है, एमोफो सॉलिड है, थोड़ा सा फ्लो होने की टेंडेंसी शो करता है। तो फ्लो होने की टेंडेंसी सॉलिड में तो हो नहीं सकती, वो किस में होती है? लिक्विड में। करके उसको बोलते हैं कि एक्चुअली लिक्विड है, बट कैसा हुआ? सुपर कूल कर दिया, सुपर कूल लिक्विड। तो दिस amorphous solid is called as supercooled liquid and this one is true solid। दोनों को कट करेंगे अपन। अच्छा, दोनों में क्या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट शार्प किसका है? क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम शार्प है, यानी एक डेफिनाइट टेम्परेचर पर ही वो मेल्ट होगा। बट इसमें ऐसा कुछ बोलते नहीं आता है ना। इसमें वो, जैसे क्लास का टाइमिंग 8 का है, जैसे वो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि एकदम 8 बजे आएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। और इसमें कभी 7:59 पे भी हो जाए, तो कभी 8:05 भी हो जाए, तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट जो 100 है, सपोज 100 के पहले भी मेल्ट हो सकता है, बाद में भी होगा, बट इसमें 100 बोले तो 100 पे मेल्ट होगा। जैसे वो आइस ले लो, आइस कब मेल्ट होता है? 0 पे 100 पे? कंफर्म? हाँ तो राइट है ना। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो एकदम मेल्ट होता है, क्योंकि वो क्रिस्टाइन का एग्जाम्पल है। तो इसको लगने वाले जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो फिक्स है। हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूज होने के लिए लगने वाली हीट, मीन्स सॉलिड से लिक्विड में जाने वाली हीट फिक्स होती है। बट इसमें वो फिक्स्ड नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स्ड है, इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी फिक्स नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब कट करोगे तो कोन स्मूथली कट होगा, और कोन जो है वो रफ सरफेस बनाएगा। लगता तो ऐसा है कि लाइन रफ बनाएगा और ये स्मूथ बनाएगा, बट होता है इसके अपोजिट है। कैसे समझाता हूँ? जैसे कि इसमें इसके जो मॉलिक्यूल्स है उनमें उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बट इसके मॉलिक्यूल्स एकदम फोर्स से अट्रैक्टेड है। अब उसको जब हम लोग कट करेंगे यहाँ से, तो इधर के पार्टिकल इधर चल जाएंगे, इधर के पार्टिकल इधर आ जाएंगे। बट इसमें जब उसको कट करेंगे ना अपन, यहाँ से कट कर दिया, तो क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, तो कुछ पार्टिकल यहाँ से हाफ कट के उधर चल जाए, कुछ पार्टिकल पूरा पूरा इधर आ जाए। तो वो होता कैसे कि यहाँ पे जो एजेस बनते हैं ना वो थोड़े से इरेगुलर बनते हैं। लाइक जो अपना कांच वगैरह है, वो ब्रेक हो गया, तो उसके देखो कैसे एजेस आते हैं। तो उसके जो एजेस आते हैं वो इरेगुलर आते हैं, और इसमें जो आते हैं वो रेगुलर आते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। हम्म। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमोर्फोस और क्रिस्टलाइन के लिए है, वो कौन सा? वो है एक अरेंजमेंट का नेम। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये ऐसे में अरेंज कर रहा हूँ। मैंने एक थोड़े से पहले ब्लैक ले लिया, और फिर थोड़े से व्हाइट टाइप बोल रहा हूँ मैं उसको, ले लिया। ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी है कि सारे ही मैं ब्लैक ले लेता हूँ।
अब मैं जब इसमें से एरो पास करूंगा यहां से, तो ये भी ब्लैक ब्लैक और ब्लैक है। जब मैं इधर से चेक करूंगा तो ब्लैक 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 है। जब यहां से देखूंगा तो भी ब्लैक ही दिख रहा है मुझे। कोई भी डायरेक्शन से देखूंगा मैं इसको तो मुझे वो सेम ही दिख रहा है ना। तो इसको ऐसे केस में डिफरेंट डायरेक्शन बस सेम प्रॉपर्टी, कोई भी डायरेक्शन देखने पे प्रॉपर्टी सेम आ रही है, इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपी। इसको क्या बोला जाएगा? आइसोट्रॉपी, डिफरेंट डायरेक्शन बट सेम प्रॉपर्टी। और इसमें अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे ब्लैक 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 दिख रहा है, ऐसे जाऊंगा तो ये ऐसे डॉट वाला दिख रहा है ना। ये यहां से अगर जाऊंगा तो व्हाइट ब्लैक जैसा दिख रहा है कुछ। और अब अलग अलग इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट, इसमें मुझे डिफरेंट दिख रहा है, तो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टी, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रॉपी। तो एक तो कौन सा होता है? आइसोट्रॉपी होता है, दूसरा होता है अनाइसोट्रॉपी। ऐसे दो टाइप इसके अपने पास मिलते हैं। अब इसमें से क्रिस्टलाइन कौन सा है और एमोफस कौन सा है, ये अपने को समझना है। क्या लगता है बताओ? ये एमोफस है, क्योंकि एमोफस एक फिक्स नहीं है उसका, वो एक दूसरे मिक्स हो गया है। बट क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट एकदम फिक्स है, तो वो जहां पे है वैसे ही है। जैसे ये एटम यहाँ पर है तो यहीं पर है, वो एक दूसरे मिक्स नहीं होते हैं। तो ये है एक्चुअली क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन शो करता है एनाइसोट्रॉपी, और ये होता है एमोर्फस, शो करता है आइसोट्रॉपी। तो ये तो हो गया सबसे पहले इनके टाइप्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें स्टडी में कौन से इनमें से एमोर्फस है कि क्रिस्टलाइन है। बट उससे पहले थोड़े से एग्जांपल एमोर्फस के समझ लो, क्रिस्टलाइन के तो बहुत सारे आगे देखेंगे। कुछ एग्जांपल है कि एमोर्फस के आपके पास? ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है ना। और क्या? मेटेलिक ग्लास है, टर्मरिक है, पॉन्ड्स पाउडर। पॉन्ड्स पाउडर भी तो इसके एग्जांपल है एमोर्फस का। देखो ना, घर पे जाके थोड़ा चेक करो, पॉन्ड्स पाउडर यूज करते कि नहीं करते, है ना। चेक कर, फिर घर पे जाके चेक करो, एमोर्फस ही है ना कि क्रिस्टलाइन है ना। NaCl क्या होगा? क्रिस्टलाइन है। NaCl को कभी लगा के देखो, पाउडर को लगा के देखो, पाउडर का जो ये आएगा वो स्मूथ आएगा, और वो NaCl लगाओगे तो थोड़ा सा, तो वैसे ही है, इसमें क्रिस्टल्स है, शुगर है, ये सब चीजें क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल है। अब आ जाओ थोड़ा सा क्रिस्टलाइन पे। अब क्रिस्टलाइन जो है, अपना जो सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बना किससे है? वो जिससे वो बना है उसको, उसका क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो किससे बना है वो? तो व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला क्वेश्चन आता है इस पर। तो उसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। किससे किससे बना है? वो बना है एक तो एटम से, और आयन से, और मॉलिक्यूल से। तो व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? एटम्स, आयंस, और मॉलिक्यूल्स। किसी एक से बना हो सकता है, जैसे कोई घर वगैरह है ना। तो ये घर बनते किससे? जो वो ये जो वॉल वगैरह है ये बनी किससे है? एक तो ब्रिक्स से बनी होती है, सीमेंट से बनी होती है। सीमेंट में बट ब्रिक्स तो होता ही है, ठीक है ना। कभी अगर जाओगे तो थोड़ा स्टोन्स वगैरह से बनी होती है, ओनली स्टोन्स होते हैं। या फिर थोड़ा सा विलेज साइड में जाओगे तो मिट्टी से बने होते हैं। तो वैसे ही ये जो सॉलिड है ना, ये सॉलिड भी जो बना है, एक तो एटम से बना है, आयन से बना है, अदरवाइज मॉलिक्यूल से बना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑफ कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। टाइप्स 4 है, कैसे समझेंगे? इफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, दे आर आयोनिक, आयोनिक सॉलिड। इसका बड़ा अच्छे से क्लासिफिकेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। सेकेंड, ये एटम से जाने से पहले थोड़ा सा मॉलिक्यूल चल जाते हैं। मॉलिक्यूल्स में भी टाइप है,
कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली 3 हिस्से बने हो सकते हैं, या एक में जिसका डायपोल मोमेंट 0, तो उसको बोला जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जिसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, उसको बोला जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। एंड थर्ड, एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग अगर होंगी, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको H बॉन्डेड सॉलिड बोला जाएगा। तो दिस सॉलिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सेकंड पोलर मॉलिक्यूल, एंड द थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज आयनिक हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आगे कौन सा, एटम्स। अभी जो एटम्स बने हैं, ये एटम के 2 टाइप हो सकते हैं, एटम मेटेलिक भी हो सकता है, एटम नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। अगर मेटेलिक रहा तो दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक सॉलिड, और अगर नॉन मेटल रहा तो उसको बोलते हैं कोवालेंट सॉलिड। So these solids are of 4 types. Crystalline solids are of 4 types. Which are they? Ionic, molecule से बना हो तो molecular, molecular. Third one is metallic and the fourth one is covalent. अब आयनिक सॉलिड से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आयनिक सॉलिड में क्या है। आयंस है, सिंपल क्वेश्चन। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, फिजिक्स मैथ का पता नहीं, केमिस्ट्री तो बहुत सिंपल है ना, बायो का पता नहीं। आयनिक सॉलिड, आयंस। अब आयंस हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, कब करेगा कब नहीं करेगा। 3 आयंस हो गए तब कर लेगा, तो कौन से स्टेट में करेगा, कौन से में नहीं करेगा, सॉलिड में नहीं करेगा, और मोल्टन में, एक्वस में कर देगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या लगता है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा कि कम होगा, पानी में डालने से डिजोल्व हो जाता हो, समझना है। मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट थिंग है और डिजोल्व होना अलग है। डिजोल्व होना यानी पानी में डाल दिया तो मेल्ट नहीं हुआ है। मेल्ट का मीनिंग क्या है, उसको अपन हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद जब वो अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ऐड करने पे तो डिजोल्व हो रहा है, मेल्ट नहीं हो रहा है। तो मेल्ट और डिजोल्व दोनों अलग अलग चीजें है। वाटर डिजोल्व, NaCl डिजोल्व तो इजीली हो जाता, बट मेल्ट इजीली नहीं होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 2000 के आसपास है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है। इसके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या, कब करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, दिया अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में एक जगह पे ऐसे चार्ट्स बनाए हैं, ऊपर ऐसे चार्ट, थोड़ा आगे बढ़ो टेक्स्ट बुक में, थोड़ा सा अगर आप देख रहे हो टेक्स्ट बुक देखो साथ में, और थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो वहां पे एक बहुत बढ़िया सा चार्ट दिया है पेज नंबर 5 पर। और वो टेबल, टेबल कौन सा, टेबल का नेम होगा कोई, उसका नेम होगा, उसका नंबर होगा 1.1, ठीक है। तो वो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंट कर दो, इंपॉर्टेंट चार्ट है वो। ओके, उसके बाद में फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है लाइक वाटर। अब अपने को एग्जांपल फाइंड करने नॉन पोलर के, पोलर के और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल कौन से है, इसका एग्जांपल है वाटर, आइस, वाटर इन सॉलिड स्टेट, HF इन सॉलिड स्टेट जब वो सॉलिड में रहेगा, अमोनिया इन सॉलिड स्टेट। कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एग्जांपल ले लेने का, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, सॉलिड लगा दो तब वो इसमें रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर शो करते हैं, जिसमें डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नॉन इक्वल 0 होगा, बताओ। इसका नॉट इक्वल 0 और इसका 0 होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल HCl है कि I2 है, दोनों में से एक एक एग्जांपल बताओ। इसका एग्जांपल बनेगा HCl, HF, HBr, HI, और इसका बनेगा I2, Br2,
CO2 किसका एग्जाम्पल है? CO2 पोलर की नॉन पोलर? है ना, किसका एग्जाम्पल है? पोलर, क्योंकि कार्बन है और ऑक्सीजन है। बट जितना वो इधर खींच रहा है ना, उतना ही वो उधर भी खींच रहा है। 100 रुपए थे, ये भी लेना चाहता है, ये भी लेना चाहता है, किधर जाएंगे? 50-50? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जिस स्पीड से खींच रहा है उतना स्पीड से ये भी ले रहा है, तो इधर भी नहीं होगी मूवमेंट, इधर भी नहीं होगी, नो मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो मूवमेंट नो, देयरफॉर डायपोल मूवमेंट जीरो। तो याद रखना, इसका नॉन पोलर का और एक एग्जांपल है CO2 इन सॉलिड स्टेट। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एग्जांपल दिया है तो ठीक है, नहीं है तो अदरवाइज मेंशन कर दो। एग्जांपल दिया होगा वहां पर, उसने देखो तो दिया है क्या? टेक्स्ट बुक साथ में रखने की, और उसी में ये सारे नोट्स मेंशन करते जाने की। अपने को बस यहाँ से 40 डेज में अपने टेक्स्ट बुक को MSCT की पढ़ना है बस। जो अपन बोर्ड के लिए पढ़ के आए वही है, और कुछ नहीं। बोर्ड के क्वेश्चन ही रहते इसमें, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन ही रहते। बोर्ड में जो आपको जो MCQ है ना, वैसे MCQ। हम्म। तो क्लियर है पॉइंट? अब थोड़ा सा मेटेलिक पे आ जाते हैं। मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल जो मेटल्स है, आयरन, है ना, वगैरह वगैरह। आयरन है, Zn है, ये सब ही मेटल है। इंपॉर्टेंट है कोवालेंट सॉलिड। दिस कोवालेंट सॉलिड, इसके एग्जांपल्स एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में 3 एग्जांपल्स हैं। कौन से हैं एलोट्रॉप्स? इस पे डिटेल में अपने को डिस्कशन था एक। कौन से? एक है डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरिन। डायमंड है, ग्राफाइट है, एंड द थर्ड वन इज फुलरिन है। अब डिमांड डायमंड की मोर है। डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ग्राफाइट का क्या है? यहाँ पे ईच कार्बन सराउंडेड बाय अदर 4 कार्बन, है ना। हियर द ईच कार्बन इज ओनली सराउंडेड बाय अदर 3 कार्बन। और यहाँ पे जो है ये तो अपने पास रिंग होती है। अब इसमें कितने नंबर रिंग होती है? एक होती है 6 मेंबर रिंग, एक होती है 5 मेंबर रिंग, एक होती है हेक्सागोनल रिंग, एक होती है पेंटागोनल रिंग। तो ये 6 मेंबर और 5 मेंबर से मिलकर बनती है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका sp2 होता है। दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर सकता है? डायमंड ने 4 बॉन्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बना दिए। ग्राफाइट के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, बट इसमें से 3 बॉन्ड बनाया, अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ग्राफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे क्या होता है कि कोवालेंट सॉलिड जो होता है ना, ये बैड कंडक्टर होता है। आपके पॉइंट्स में आप देखोगे तो वहां पे लिखा भी है, वही टेबल 1.1, कि दिस कोवालेंट सॉलिड आर बैड कंडक्टर एक्सेप्ट ग्राफाइट। तो ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ओके, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब उससे आगे क्या? अब इससे आगे स्टार्ट होता है क्रिस्टलोग्राफी। और सबसे पहले अपने को आ जाता है यूनिट सेल। यूनिट सेल बोलते किसको है ना। जैसे कि अगर हम लोग बायोलॉजी में देखते हैं कि वो जो सेल है वो कंबाइन होकर टिश्यू बना, फिर टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो कंटिन्यू है ना, या रिपीट होता रहा, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? यूनिट सेल बोल रहे हैं। ये एक 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है ये। अब इसके टाइप्स होते हैं, बट इसमें सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेंगे पहले। इसमें कॉर्नर्स कितने हैं?
कॉर्नर्स 8 होते हैं और एज कितने होते हैं? 6। देखो देखो कितने एजेस है, 6 ही है। देखो देखो 6 है तो कैसे 6, 12 है तो कैसे 12 है? 12 कैसे रे? 12 है, 12 है। तो ले लेंगे कोई एग्जांपल, अपना क्या है ना? बताओ ना। ये 1 फेस, 2, 3 एजेस, 1 2 3 4। ऐसे इधर से 4 अगर है तो इधर भी 4, नीचे से 4 हो गए। ठीक है, इधर भी होंगे और इधर भी होंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गए थे, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, किधर चले गए अपन, ये 10 इधर के, ये पीछे की 11 और इधर की 12। यहीं पे देखो ना डबल से। ठीक है, तो ये दिस वन इज फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एजेस कितने होते हैं? 12। और फेस, ये वो फेस थे जो 6 थे। अब मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो आपको आंसर में गड़बड़ होने लगी, है ना? मैं वैसे पहले फेस पूछता हूँ, बाद में एजेस पूछता हूँ। या आगे बढ़ जाए, और इसमें जो होता है ये सेंटर, है ना, इसको सेंटर बोलते हैं। अब यहाँ पर इन केस ऑफ एफसीसी लिखेंगे, एफसीसी क्या है? जब कॉर्नर्स क्यूबिक केस में कॉर्नर्स की क्या वैल्यू होती है? कॉर्नर्स पे अगर कोई एटम है तो वो कितना इनसाइड है और कितना आउटसाइड है? कॉर्नर्स में वो है तो वो कुछ ऐसा है, ये एक अगर एटम है, ये कोई अगर पार्टिकल है, इसका मीनिंग क्या होता है? एक इसको अगर मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो उसको कितना मिल रहा है? 1/4। और अब तो कॉर्नर पे वैल्यू होती है 1/8 की, एजेस पे क्या वैल्यू होती है? 1/4 की। और फेस पे क्या वैल्यू होती है? फेस पे क्या वैल्यू होती है? हाफ हाफ। फेस में हाफ इनसाइड रहता है तो हाफ आउटसाइड रहता है। ठीक है, तो ये वैल्यू लर्न रखने की। अब अपने पास जो एफसीसी है, इसके एक्चुअली कितने टाइप है? ना ना, एफसीसी नहीं, अपने पास जो क्यूबिक सेल है, क्यूबिक क्यूबिक सेल के कितने टाइप है? इसमें सबसे पहले है प्रिमिटिव, जिसको कि हम लोग एससीसी बोल देते हैं। दूसरा जो है बीसीसी, और तीसरा जो है वो एफसीसी। हम्म, तो पहला जो है, इसमें क्या है? बताओ कहां पर क्या है? इन केस ऑफ एससीसी एटम कहां पे है? प्रिमिटिव है, यानी एजेस पे नहीं है, फेस पर भी नहीं है, कॉर्नर पे भी, कॉर्नर्स पे ओनली, एजेस पर नहीं है, ओनली कॉर्नर्स पे है। कितने कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे वैल्यू क्या, या तो कितना हो जाएगा? तो ओवरऑल इसका जो, जिसको बोलते हैं जेड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है, तो उसका आंसर है 1। अब वैसे बीसीसी में जाएंगे, बीसीसी में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो है, बट एक ये प्रिमिटिव से डेवलप हुआ है, ये एक बॉडी में भी है। तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी? 8 × 1/8 प्लस 1 × 1, नथिंग बट जेड की वैल्यू हो जाएगी 2। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि यहाँ पर इसकी पर यूनिट सेल में
दो एटम्स है, दो पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक सेल में। और एफसीसी में क्या होता है? कैसे? इन केस ऑफ एफसीसी कहाँ कहाँ पे होते हैं एटम्स? फेसेस पे होते हैं, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही पहले, राइट? हम्म। 8 फेसेस और 8 कॉर्नर्स, प्लस 1/2 इंटू 6 मीन्स, बस था, इतना ही ना। इसका 1, इसका 3, नथिंग बट 4। तो इसकी z की वैल्यू 1, इसके z की वैल्यू 2 और इसके z की वैल्यू 4 होती है। अब जो है एक और होता है इसमें, वो क्यूबिक में नहीं होता बट होता है दूसरे केस में। उसमें होता है, उसको एंड सेंटर्ड बोलते हैं। अभी देख रहे हैं तो उसको भी साइड में देख लेंगे एक साइड। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि वो कॉर्नर्स पे तो होते ही है। कॉर्नर्स पे तो होते ही है, और कहाँ पे होते हैं? साथ में कोई भी दो फेस के एंड पर, अगर एक टॉप पे रहा तो एक बॉटम में रहेगा। एक अगर राइट साइड से है दूसरा इधर रहेगा, एक फ्रंट से है तो दूसरा उसके अपोजिट बैक साइड से। तो अब यहाँ पे 1/8 इंटू 8 प्लस फेस कितने हैं? नहीं, टोटल 6 है, बट यहाँ पे कितने में एटम्स है? दो में ही है। इधर में दो, हाफ इंटू 2, नथिंग बट। तो एंड सेंटर्ड जो होता है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? जेड की 2 होती है। हम लोग अगेन टॉपिक पे आते रिटर्न उसी, कि अपने पास एससीसी है तो उसके जेड की वैल्यू 8 है, 1 है, इधर 2 है, इधर 4 है। अब जब पैकिंग की बात चलेगी कि कौन कितना परसेंट पैक्ड है, तो 100% पैक तो इनमें कोई कोई भी नहीं है। क्लोज पैक ये दोनों होते हैं। अब यहाँ पर इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है? यस, लर्न ही करने का अपने को, अब डिराइव नहीं करना है अपन, अब बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करना है अपने को, तो हमें लर्न कर लेना है। पैकिंग फ्रैक्शन और दूसरा होता है पैकिंग इफिशियंसी, दो अलग अलग चीजें। पैकिंग फ्रैक्शन बताओ, इफिशियंसी बताओ। इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी फ्रैक्शन होता है 1 से और फ्रैक्शन होगा 100 में से, ठीक है? इफिशियंसी होगी 100 से, तो फ्रैक्शन इसका कितना परसेंट, कितना पैक्ट है, वो कितना परसेंट पैक्ट है? 52 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो उसकी 52 0.52 पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएंगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी इतना परसेंट अगर वो पैक्ड है तो एम्प्टी कितना है? यस, तो कितना? तो इसको अवॉइड नहीं करने का, वॉइड कितना? 48% वॉइड है ना? जैसे अपना क्लास है, तो जैसे बहुत सारे वैकेंट है सपोज, या फिर फुल है, तो उसके अकॉर्डिंग टू कितना पैक है और कितना एम्प्टी है, तो ऐसा वो रहेगा। अब ये केस में 0.68 इतना वो पैक है, 68% वो पैक्ड है, 32% उसमें एम्प्टी स्पेस है। और ये है सबसे ज्यादा पैक, 74% पैक्ड एंड ओनली 26% एम्प्टी करके इस एफसीसी को सीसीटीवी बोलते हैं, है ना? क्यूबिक क्लोज पैक। या ठीक है। उसके बाद अपने पास एक और पॉइंट है, इसका ए का रेशो, ए का आर का रिलेशन, यानी रेडियस और एज लेंथ। तो वो लर्न करने का सबकी वैल्यूज, ठीक। हाँ, तो इसका ए कितना है? इसका ए इज इक्वल टू 2r है। इसका ए इज इक्वल टू
4r/, और इसका a इज इक्वल टू 2√2, 2√2r, 2√2, है ना। या तो ये अच्छा, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उसको कितने लोग सराउंड करके है, ठीक है। तो देखो इसमें समझ में आ जाएगा अपने को, एफसीसी में, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं। ये देखो ये एक सेंटर में है, इसके सराउंडिंग में कितने लोग हैं उसको, अगर ये सेंटर में लगा दिया जाए यहाँ पे अपन, और ये हॉल है, तो इसके हर कॉर्नर पे एक एक आइटम रख दो, ऊपर में 2 नीचे में 2, है ना। 4 कॉर्नर पे अपोजिट 8, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है 6, इसका 8 और इसका 12। इसका जो है, इसका 8 जैसा आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें ये जो एससीसी है, इसके केस में अब यहाँ पे कैसा है कि ये दूसरा भी स्पीयर है वहां पे प्रेजेंट, उसको उस साइड में भी है, ऊपर से भी है, एक्चुअली वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ, इसका 6 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा और इसका 12 आ जाएगा। अब उसके बाद में मुझे एक चीज बताओ, ये इसके जैसा ही एक और होता है, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक, एचसीपी बोलते हैं उसको, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैक उसके जेड की वैल्यू और उसका पैकिंग फ्रैक्शन एंड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तीनों चीजें अपने को चाहिए। तो चलो फाइंड करते हैं एचसीपी में। एचसीपी में हेक्सागोनल रिंग होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये एक हेक्सागोन इधर में। अब इसको यहां से इसको ज्वाइन करने का, इसके साथ इसको यहां से ज्वाइन करने का, इसको यहाँ पे ले लेना, इसको यहाँ पे ले लेना, ठीक है। और इसको यहाँ तक और इसको यहाँ तक। अब जब ऐसा लोगे आप, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा हेक्सागोनल दिखने लगेगा। अब इसमें यहाँ पर 3 स्पीयर होते हैं ऐसे, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पे होता है, कॉर्नर पे तो होते ही है। अच्छा, इन केस ऑफ यहाँ पर कॉर्नर की वैल्यू क्या थी 8, 1/8, क्योंकि उस एक कॉर्नर को 8 लोग डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पे हेक्सागोन है, तो यहाँ पे उस एक को और 6 लोग सराउंड करके होंगे, तो कॉर्नर पे क्या वैल्यू हो जाएगी 1/6। फेस पे तो वही वैल्यू रहेंगी 1/2, और बॉडी में तो वैल्यू रहने वाली है 1। ये सब अंदर ही है प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। हाँ, तो अभी इसका अपने को z निकालना है, z यानी कितने आइटम्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो ये कॉर्नर से कैलकुलेट कर लिया जाए, 1/6 इंटू कितने है वो 6, इधर भी 6 है, यानी कितने हो जाएंगे 12 प्लस 1/6 इंटू 12 प्लस यहाँ पर 1/2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 1, ऐसे कितने हैं 3, 2 प्लस 1 प्लस 3। इसका z कितना आता है, इसका z आता है 6, बट इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन देखते हैं ना अपन, तो ये ओनली, ये भी 74% ही पैक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 है, जो कि एफसीसी जैसा मैच करता है। तो एफसीसी और एचसीपी में ओनली डिफरेंस जेड का है, बाकी फिर दोनों सेम ही है। ये क्यूबिक है तो ये हेक्सागोनल है। तो इस चार्ट को पहले लर्न कर लेने का बढ़िया से, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने को रहने वाले हैं।
इसके बाद में अपने पास ये जो यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल कंबाइन होकर जो लैटिस बन रही है, लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, इसके टाइप्स है। क्रिस्टल लैटिस है और उसमें पर्टिकुलरली ब्रेविस ब्रेविस लैटिस है वो, ठीक है ना। तो अपने पास कितने टाइप के क्रिस्टल्स हैं? एनसीईआरटी में अपने 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 टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से उसके टाइप्स दिए होंगे। उसको लर्न करने के लिए अपन ट्रिक भी बनाते, फिर नहीं आ रहा कुछ याद? वो चल टॉम, चल टॉम तू, चल टॉम, चल टॉम तू हार गया, नंबर डायल कर 3242 क्या 111। अब ये जो सी है, दिस स्टैंड फॉर क्यूबिक। क्यूबिक के कितने टाइप है? 3 टाइप से जो अपन ने देखा अभी, SCC, BCC, FCC, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। और ये जो है, ये क्या है? T स्टैंड फॉर क्या? टेट्रागोनल। इसके कितने टाइप हैं? इसके 2 हैं। फिर ये O स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक। और इसके कितने टाइप है? 4 है। वो कौन से 4? तो एक तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर। उसी को अपन ने क्या बोला? एंड सेंटर्ड, ए सेंटर, बेस सेंटर। या उसके बाद में ये मोनोक्लिनिक होगा, उसको कोई क्लिनिक, उसमें 2 ही रहते हैं। कौन से? यस, सिंपल। और इसमें इसमें भी एंड सेंटर्ड होता है, इसमें भी एंड सेंटर्ड होता है। ओके, और बाकी सब जो होते हैं ना इसमें 111, दे ऑल आर सिंपल, दे आर ऑल आर प्रिमिटिव। तो ऐसे अपने पास इसके 7 टाइप्स है, और ये है उसकी ट्रिक इसको लर्न करने की। उसमें से अगर देखा जाए इसका, इसका, तो इसका, ये 90 डिग्री के होते हैं एंगल, अल्फा बीटा। अगर हम लोग इसमें जाएंगे, तो यहां पर जो बन रहा है ना ऐसे, ये जो एंगल बन रहे हैं ना, अल्फा बीटा एंड एक गैमा हो जाएगा। और ये जो लेंथ है एज, इसको एज लेंथ ए, एज लेंथ बी एंड दिस वन इज सी। तो इसकी ऐसे टोटल क्रिस्टल सिस्टम टाइप 7 है। और उसको ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। ब्रेवियस लैटिस कितने बन रहे देखो तो, टोटल ऐड कर दो सबका, कितने हैं? 14। यस, बस अपने को ये 14 नेम को इसको रिमेम्बर रखना है। इसको एक ट्रिक है ये, इस ट्रिक से आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। और मस्त स्मूथ चलता है लेसन, है ना। एक ही लेसन जो बढ़िया लगता है अपने को, होलिस्टिक। या चलो फिर बढ़ते आगे। टी ब्लॉक भी अच्छा है, वैसे लेसन ही अच्छे सारे। आगे बढ़ जाएं। आगे क्या? अपने पास पैकिंग होती है, पैकिंग किस तरह से पैक करना है, ठीक है। तो अपने पास पहले 1 डायमेंशनल है पैकिंग,
यानी कंटिन्यूसली इसको एक ही डायमेंशन में लेके जाओ, पैक करते हुए एटम्स को, किसी भी चीज को। तो यहाँ पर अगर मैं इसका देख लूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, तो उसको कितने लोग सराउंड करके हैं? ये इधर का एक और इधर का एक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। तो वन डायमेंशनल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 2। फिर हम जाएंगे 2 डायमेंशन में, बट 2 डायमेंशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे मैं जब अरेंज कर रहा हूँ ना, तो मैंने क्या किया, पहली जैसी लेयर लगाई, सेम वैसी लेयर सेकंड लगाई, थर्ड लेयर भी सेम वैसी लगा रहा हूँ, कोई नया पैटर्न मैंने नहीं बनाया। इसको बोलते हैं ए टाइप पैकिंग, ठीक है। बट इसमें एक और पॉसिबिलिटी थी, यानी एक ऐसे अरेंजमेंट करने के बाद आप क्या करते कि ये जो दो आइटम है इसके बीच में और लगा देते हैं, बीच में लगाते हैं इन दोनों के बीच में, तो ठीक है। और फिर अगेन जब बनाते तो इन दोनों के बीच में लगाते, तो ये एक्चुअली पहले वाली जैसी है, ठीक है। फिर और करते तो अब ये सेकंड की जैसी है, फिर और करते तो ये फर्स्ट वाली जैसी है, ठीक है। तो अब यानी इसमें ये अरेंजमेंट को बोला जाएगा ए, इसको बोला जाएगा बी। ये जो है अगेन ए की जैसी है और ये अगेन बी की जैसी, तो दिस इज कॉल्ड एज ए बी अरेंजमेंट। अब यहाँ पे किसी एक को सर्कल कर दो और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लो, उसको कितने लोग सराउंड करके हैं। ये 1 2 3 4, ये भी है क्या? नहीं है। तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा स्क्वायर क्लोज पैक एस सी पी। यहाँ पे ले लो एक, किसी को, किसी एक को ले लेंगे। ये भी है, ये भी है, ये भी है क्या? ये है क्या? तो ये केस में कैसा बन रहा है अरेंजमेंट? तो इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो ये जैसे 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ऐसे ही एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। 1 डायमेंशन में 1 पॉसिबिलिटी है, 2 डायमेंशन में 2 पॉसिबिलिटी है और 3 डायमेंशन में 3 पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसी ही पैकिंग अपनी चल रही है। अब ये तो हो गया क्रिस्टल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, यानी अपना जो क्रिस्टलाइन है उसका नेचर कैसा है, अपने पास जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं। बट ये पार्ट, इसमें थोड़े से और भी कुछ चीजें आती। और क्या चीजें? कि अपने पास जो सॉलिड है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। एक है अपने पास उसकी प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका नेचर कैसा है, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्कशन में आएंगी, जो कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? पहले इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं, मैग्नेटिक सबसे लास्ट में लेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में वैसे दिया है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉलिड के टाइप कितने हैं? सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकता है, चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना भी करे। तो दिस सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, विच आर दे? एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो
कंडक्टर बोला जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे तो नॉन कंडक्टर मीन्स बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। बट इन दोनों के बीच में एक और भी होता है। अब ये सेमी कंडक्टर क्या है? हम्म, दोनों की प्रॉपर्टी, यानी थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, फिर न बंद कर देगा, फिर और कंडक्ट करेगा, फिर बंद कर देगा। तो सम टाइम कब करता है? उसका जब इच्छा आएगी तब करेगा, तब नहीं आएंगे नहीं करेगा। टेम्परेचर कम कर दोगे तो इंसुलेटर जैसा है, और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर जैसा है। तो इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है सेमीकंडक्टर की। अब कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। और सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पर नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर पे करेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी आती है। क्या वो होते हैं ना उधर, एक डब्बा पार्टी होती है और एक होता है बैंड पार्टीज। तो यहाँ पर क्या है अपने पास? अब यहाँ पे पार्टी नहीं, यहाँ पे अपने पास थियोरी है। थियोरी, कौन सी थियोरी? बैंड, अरे बैड नहीं रे, बैंड थियरी है, बैड नहीं है, बड़ी अच्छी थियरी है। बहुत ही सिंपल में बताया उसने कि इंसुलेटर का क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस वन, इसके पास दो टाइप के बैंड होते हैं। कौन से कौन से? एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। और इन केस ऑफ इंसुलेटर उनमें गैप होती ही नहीं है, एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कंडक्टर लाइक मेटल्स एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड to conduction band, and therefore electricity conduction takes place. But in case of insulator, there is a large gap between valence band and conduction band. So at high temperature also, electron cannot jump from valence band to conduction band, and therefore insulator does not conduct electricity. Reason? Because of this. क्या होता है वहां पे? फॉरबिडन जोन होता है बहुत बड़ा, ये गैप होती है बहुत बड़ी। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में कोई गैप होती है, हाँ, बट दिस गैप इज स्मॉल between valence band and the conduction band, very small gap. So at low temperature, electron cannot jump from valence band to conduction band, but at the high temperature, electron can easily jump from valence band to conduction band, and therefore electricity conduction takes place. तो सेमीकंडक्टर ये चीज है जो लो टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नाउ दिस semiconductor again are of two types. Yes, उसके भी पहले कुछ ऐड किए और इसे तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो एक्सटेंसिक, एंड ओनली टेम्परेचर बढ़ाने से कर रहा है। तो दिस एक्सटेंसिक नथिंग बट, इसको बोलते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? डोपिंग कर रहे हैं, जो क्रिकेट जो प्लेयर्स लोग करते हैं ना डोपिंग, वैसे डोपिंग कर रहे हैं। दिस डोपिंग के बेसिस पे अपना सेमीकंडक्टर के दो टाइप है। कौन सा? एन टाइप एंड पी टाइप। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे, बट थोड़ा सा ओवरऑल लुक बता दो कि ग्रुप नंबर 13 को किससे रिप्लेस करे तो एन टाइप बनता है। अगर 14 को करना है तो 15 से कर दिया जाए, 13 को करना है तो 14 से किया जाए। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मोर होना चाहिए, तो दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन सो कॉल्ड एज एन टाइप। एंड दूसरा जो होता है वो पी टाइप होता है। पी टाइप में ये 14 को रिप्लेस करना है 13 से और 15 को रिप्लेस करना है
14 से, तो एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। पॉजिटिव होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, तो इसको बोलते हैं पी टाइप और इसको बोलते हैं एन टाइप। एंड एक और चीज बता दो, ये तो हो गया इसकी बेस पे, कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन करेगा नहीं करेगा। मैग्नेटिक के बेस पे भी इसके दो टाइप है, दो भी ज्यादा भी हो सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दिस अगेन आर ऑफ कितने टाइप, बता दो। तो एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर, सॉरी, जो मैग्नेट से रिपेल करता है, दिमाग की बत्ती जलाओ, पैरा मैग्नेटिक। और आपको बोर्ड में टेक्स्ट बुक में ओनली एक और दिया है, तो हम भी वहीं तक जाएंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक उसको बोला जाएगा डायमैग्नेटिक, वीकली रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिक स्ट्रांगली रिपेल नहीं, रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करता, डायमैग्नेटिक रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करेगा बट वीकली अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और फेरोमैग्नेटिक ये अट्रैक्ट अट्रैक्ट तो करता है बट कैसा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो फिर इसका अट्रैक्शन खत्म, इसका मैग्नेटिज्म खत्म, बट इसमें एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगा दो फिर परमानेंटली मैग्नेट हो जाता है, इसको बोलते हैं परमानेंटली मैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक। ये टेम्पररी मैग्नेटाइज पैरामैग्नेटिक एंड रिपेल टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। तो इन सब पार्ट में अपना ये एक लेसन है सॉलिड स्टेट, टोटल पार्ट इसमें इतना है। इसको जाओ एक बार बढ़िया से रिकॉल करो, कल आओ वापस दिखेंगे आगे क्या क्या चीजें थी। पहले सॉलिड्स अपन ने क्लासिफाई किया, क्रिस्टलाइन एमोर्फस, फिर अमोर्फोस के टाइप्स देखे, 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, एटम एटम आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, फिर हम लोग आगे गए, हम लोग यूनिट सेल पे आ गए, क्रिस्टल क्रिस्टलाइन इस पे आ गए कि उसके कितने लैटिस बनते हैं वगैरह, ब्रेवियस लैटिस कितने बने थे, वो तो टाइप्स थे 7, ब्रेवियस लैटिस 14 बने थे। फिर उससे बाद में आगे चले गए कि तो फाइनली अपने को मिल गया उसका एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये सबको जाके बढ़िया से रिकॉल करें अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, क्रिस्टलाइन सॉलिड के